डेमो आवाज बंद themselves. जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूं मैं आज की क्लास में। फ्री राइटिंग का सेशन है ये, जो कि 1.5-2 महीने चलेगा। हम मेरे ख्याल है 2-3 क्लासेस हम कर चुके हैं। वीक में एक क्लासेस होती है एक क्लास होती है, और ये ट्यूसडे को होती है। लेकिन कल 3rd डे ऑफ वीक था, तो इसलिए मैंने आज जो है वेडनेसडे पे आपकी क्लास रखी है। क्लास की टाइमिंग जो है वो 7:15 PM to 8 PM है, 7:15। तो अभी 7:15 ही बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 मिनट ज़्यादा हुए हैं। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो इंशाल्लाह ज्वाइन करते रहेंगे। तो लेकिन अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग भी जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। वहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अ, अब थोड़ा सा हमें थोड़ा रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि वीक के बाद क्लास होती है, काफ़ी टाइम बाद होती है। तो आप के लिए ज़रूरी है कि आप रिवाइज खुद भी करें, और फिर थोड़ा सा मैं भी करवा देता हूँ। रिवीजन में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, उसमें आप हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है आज तक। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो प्लीज़ बताइएगा। वीडियो स्क्रीन मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ, अगर वो नज़र नहीं आ रही तब भी बताइएगा। सवालात आपके हैं तो फिर आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हमने राइटिंग टिप्स पढ़ी थी कि क्या आपने फॉलो करना है, कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है जब आप लिख रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, आज हम ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये बस मैं आपको बताना चाहता था कि आज क्या पढ़ेंगे। बहरहाल, तो राइटिंग की टिप्स, ये वर्कशीट आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, और इस वर्कशीट को आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है गूगल डॉक्स की। तो ये फिर होमवर्क भी मैं देता हूँ, हर क्लास के एंड में होमवर्क देता हूँ। और अ, ये टेकिंग इसकी जो है वो पेड है, 1000 पर मंथ है, एवेल्युएशन या असेसमेंट या चेकिंग ऑफ द असाइनमेंट्स। अदरवाइज क्लासेस फ्री हैं। इसके अलावा फिर हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था पैराग्राफ राइटिंग और उसका स्ट्रक्चर। पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है, अगर ये आप समझ गए तो ऐसे लिखना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको एक डेमो भी लिख के डेमो भी दिया था कि कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। ठीक है, तो पैराग्राफ मैंने आपको लिख के दिया था। अच्छा, तो ये लास्ट हमने क्लास में किया था। अब आज हम पढ़ेंगे ऐसे का स्ट्रक्चर।
ये बड़ा सिंपल है, इसमें 3 चीज़ें हैं, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए ऐसे कोई मतलब उसमें टेक्निक इतनी कोई मुश्किल है नहीं। बाकी सारी पैराग्राफ राइटिंग है। हाँ, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे डिटेल में, और थीसिस स्टेटमेंट भी डिटेल में पढ़ेंगे। हो सका तो आज पढ़ लेंगे थीसिस स्टेटमेंट, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऐसे के स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? आ, इसको हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स, ठीक है? पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी पैराग्राफ्स, तीसरा होता है कंक्लूजन। अच्छा जी, अब ये 3 मेन चीजें हैं ऐसे के अंदर। नहीं, मेरी वॉइस बाकी सबको आ रही है काजी नवीद, आपके पास कोई प्रॉब्लम है? बाकियों को आवाज आ रही है ना? प्लीज चैट में बताइएगा। ठीक है जी, तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। 3 पार्ट्स में पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पैराग्राफ्स, तीसरा कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो राइटिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, ये याद रखिएगा। और डिपेंड करता है कि आपके एसे की लेंथ क्या है। क्या आप एफपीएससी या पीपीएससी का कोई 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, जैसे कि पहले स्क्रीनिंग हो जाता है काफ़ी जॉब एग्जाम्स के लिए, जो कि एमसीक्यूज में होता है, लेकिन उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव लेते हैं 100 मार्क्स का, जिसके अंदर शॉर्ट एसेज लिखवाते हैं 40 मार्क्स का, जिसमें आपके 1000 वर्ड्स ऑलमोस्ट आप लिख रहे होते हैं ऐसे के अंदर। तो वो शॉर्ट ऐसे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी पेपर्स हैं या क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव में आए, या सीएसएस या पीएमएस वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारों में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप शॉर्ट एसेज कह सकते हैं। फर्क ये होता है कि उसमें आप हेडिंग देते हैं। बाकी जो एसे का, इंग्लिश एसे का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि सीएसएस का इंग्लिश एसे है या पीएमएस का इंग्लिश एसे, उसमें आप हेडिंग नहीं देते हैं। उसके बजाय आप उसमें आउटलाइन लिखते हैं, और आउटलाइन लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। ठीक है? तो वो 20 मार्क्स तकरीबन आपको उसमें देते हैं, आपके 20 मार्क्स का टोटल होता है आपका आउटलाइन का। तो इंट्रो अब जब आपने 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो फिर इंट्रोडक्शन के अंदर भले आप 1 पैराग्राफ लिखें लंबा वाला, और फिर कंक्लूजन में भी 1 पैराग्राफ लिखें, बाकी बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। लेकिन अगर आप लिख रहे 3000 वर्ड्स का ऐसे, जैसे कि इंग्लिश सीएसएस के इंग्लिश ऐसे के सब्जेक्ट में आप लिखते हैं, या पीएमएस वगैरह में, तो उसमें 3000 या 2500 वर्ड्स का जो ऐसे होता है, उसमें आप भले ज़्यादा पैराग्राफ्स लिख सकते हैं कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में। ठीक है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि 1 पैराग्राफ हो। ठीक है? अब अभी अजान थोड़ी हो रही है, मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ इसकी स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर, ताकि अजान हो जाए, के बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या होगा। बॉडी पैराग्राफ में जैसे मैंने कल आपको सॉरी कल नहीं बल्कि लास्ट क्लास में मैं आपको सिखाया था कि पैराग्राफ का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी पैराग्राफ के मुताबिक आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स कितने होंगे, इसकी लेंथ जो है कोई डिफाइंड नहीं है। ठीक है? तो आपके राइटिंग स्पीड पे, नॉलेज पे, और ऐसे कितने वर्ड्स का पूछा गया है, 100 मार्क्स का है तो फिर उस हिसाब से होगा, 40 मार्क्स का है तो उस हिसाब से, 20 मार्क्स का है तो उस हिसाब से।
ये पैराग्राफ के स्टैंडर्ड्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं कि टॉपिक सेंटेंस आपका पहले आएगा, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स आएंगे, ठीक है। यानी ये पूरा एक पैराग्राफ आपका आएगा, ये जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है कंप्यूटर। ये पूरा पैराग्राफ जो है आपका, ये आपका एक पैराग्राफ है। इस तरीके से आपके 10, 12, 14, 15 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन लेंथ कितनी होनी चाहिए एक पैराग्राफ की? लेंथ आप 7, 8 या 11 लाइंस, 8 to 11 लाइंस का आपका पैराग्राफ हो सकता है। लाइंस बोल रहा हूँ, सेंटेंस नहीं बोल रहा, क्योंकि सेंटेंस तो फिर किसी का लंबा बड़ा सेंटेंस होगा, किसी का छोटा होगा, कोई छोटा होगा कोई लंबा होगा एक ही पैराग्राफ में। तो सेंटेंस की मैं लेंथ आपको डिफाइन नहीं करा, लेकिन आपके एक पेज के ऊपर आपका एक पैराग्राफ आना चाहिए, सॉरी, एक पेज के ऊपर आपके 2 पैराग्राफ्स आने चाहिए। इस तरीके से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो CSS में आंसर शीट देते हैं वो थोड़ी लंबी होती है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 2 पैराग्राफ्स लिखना चाहें तो बड़ा इजीली आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 3000 वर्ड्स का ऐसे है, तो आप और 100 मार्क्स, 100 वर्ड्स का आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, 150 का भी हो सकता है, 70 वर्ड्स का भी हो सकता है, लेकिन आप ऑन एवरेज 100 रख रहे हैं, 100 वर्ड्स का रख रहे हैं। और 200 वर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन के दे दिए, या 300 वर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन के लिए मुख्तस कर दिए, 200 वर्ड्स आपने कंक्लूजन वाले पैराग्राफ्स के लिए कर दिए, बाकी आपके 2500 वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, 3000 वर्ड्स में। तो आपके 25 पैराग्राफ इस तरीके से बनेंगे। लेकिन अगर पैराग्राफ की लेंथ बड़ी है तो 25 के बजाय 20 पैराग्राफ्स बनेंगे। इस तरीके से आपका एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके जहन में विजुलाइज आप कर सकें। विजुलाइज जितना ज़्यादा करेंगे इस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को, उतनी आपकी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, उतना अच्छे से और क्लियरली आप सोच सकेंगे। तो विजुलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमेजिनेशन, जैसे आइंस्टाइन बोलते हैं ना कि वो नॉलेज से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके जहन में क्लियर होगा, विजन होगा आपके पास के इतने पैराग्राफ्स अंदाजन हो सकते हैं, और पेज के एक पेज एक साइड के ऊपर आपके 2-2 पैराग्राफ्स होंगे, तो आपको बड़ा क्लियरली आप कर पाएंगे। फिर आपको पैराग्राफ भी आप इमेजिन जब अगर कर पाएंगे, जैसे कि ये मैंने लिखा है कि शुरू शुरू में आपका आप मेन आइडिया लिखेंगे, जैसे रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं पैराग्राफ के शुरू में क्या होगा, बीच में क्या होगा, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होंगी, उसके बाद क्या होगा, फिर अगला पैराग्राफ भी इसी तरीके से। तो ये जब आप जितना ज़हन में अच्छा सोच पाएंगे, उतना अच्छा आप यहाँ पे लिख पाएंगे। और उसकी जो बेस्ट तरीका है इसको इमेजिनेशन को बेहतर करने का, वो यही है कि प्रैक्टिस आप करें। आपने ऐसे लिखते वक्त सबसे पहले तो आपने टॉपिक उठाना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रफ के ऊपर रफ के ऊपर आउटलाइन बनाएं, फिर फेयर के ऊपर आउटलाइन बनाएं, फिर आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स लिखें, और फिर फाइनली कंक्लूजन लिखें। अब बॉडी पैराग्राफ्स आपको समझ आ गए हैं, पहले लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको समझाया भी है कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। ये बॉडी पैराग्राफ की एग्जांपल है, ये आपके वर्कशीट में भी मौजूद है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अवेलेबल होगी। फिर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, ठीक है। अब आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछें, ऐसे के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में या बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में। बाकी इंट्रोडक्शन तो डिटेल में हम पढ़ेंगे और कंक्लूजन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी तक कोई सवालात हैं आपके जहन में तो ज़रूर पूछिए। चलो जी, आपके सवालात कोई नहीं है तो हम आपके लिए इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। आउटलाइन भी सिखानी है मुझे आपको, लेकिन हम आउटलाइन के अलावा, चलो पहले इंट्रोडक्शन ही करते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स किस किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है शहबाज भाई, मैं आपको बताता हूँ।
सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हो सकती है, यानी कि जो आपने मेन आइडिया, जो आपने टॉपिक सेंटेंस, जो आपने थीसिस आपने दिया है किसी एक पैराग्राफ के अंदर, उसकी यानी कि आपके क्लेम के ऊपर, आपके आर्गुमेंट के ऊपर ज़्यादा डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आप ये कह रहे हैं। आर्गुमेंट हमेशा वो होता है जो कि विच इज सपोर्टेड बाय सम एक्सप्लेनेशन और एविडेंस, ठीक है। तो आर्गुमेंट के अंदर आपने देखे वसीम भाई, बाकियों के पास आवाज़ ठीक आ रही है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी सिग्नल्स को बेहतर करें, वाईफाई के या मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स को बेहतर करेंगे तो बेहतर हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा एविडेंस दे सकते हैं आप, तीसरा फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, फिगर्स, रेफरेंसेस दे सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं। सर हाउ मेनी लाइंस आर इनफ फॉर एनी पैराग्राफ? ब्रदर मैंने अभी अभी आपको बताया कि पैराग्राफ के अंदर 8 से 11 लाइंस आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो 3-4 लाइंस का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कोई, आप चाहें तो 15 लाइंस का भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा करें कि स्टैंडर्ड साइज हो। कोई मतलब ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ पैराग्राफ्स हैं उनकी साइज जो है वो सेम होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बड़ी इंप्रूव होती है, उसको पढ़ने में मजा आता है, दिखने में मजा आता है, और एग्जामिनर को लगता है बैलेंस्ड व्यू है, सारी आर्ग्यूमेंट्स को एक जितना स्पेस दिया हुआ है। हो सकता है कि आपके पास किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर ज्यादा नॉलेज है, तो आप पैराग्राफ को लंबा ना करें, पैराग्राफ को स्प्लिट कर दें, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको सिखाऊंगा। ये पहले बेसिक चीजें आपने पहले तो ये वाला बेसिक पैराग्राफ आप समझें, उसको प्रैक्टिस करें। बहुत कम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी जिसका जो है वो गुना आपको पेपर वाले दिन आपको पता चलेगा कि ये इसका क्या मतलब खमियाजा होता है। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको जो है वो टेक्निक समझाई हुई है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ये जो रूल्स हैं वो आपके जहन में बैठेंगे, अदरवाइज ये आपको भूल जाएंगे और आपको इन इन रूल्स को अप्लाई करना भी नहीं आएगा, इन टेक्निक्स को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं करना आएगा। और सीएसएस या कोई भी आप पीएमएस वगैरह देते हैं वो एक रिटन एग्जाम है, स्क्रीनिंग तो हर कोई पास कर जाता है, तो रिटन एग्जाम में ऑफ कोर्स आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, 6-6 घंटे जो है वो लिखना चाहिए सीएसएस एस्पिरेंट्स को, जो कि नहीं लिखते, जिसकी वजह से 99-98% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के ऊपर आपको करता हूँ। कितने रेफरेंसेस एक ऐसे में होने चाहिए? कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर दूसरे पैराग्राफ में आपका होना चाहिए, यानी अगर 20 पैराग्राफ्स हैं तो आपके 10 रेफरेंसेस होने चाहिए। 10 रेफरेंसेस होंगे तो बड़ा सेफ साइड पे होंगे, ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, यानी रिलेटेड टू दी मैटर, रिलेटेड टू योर क्लेम होना चाहिए, आपके आर्गुमेंट को ही सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। अगर आप किसी का आर्गुमेंट काउंटर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं परवेज उद भाई की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, या आप कहते हैं नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि इस्लाम जो है वो पीसफुल रिलीजन नहीं है, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सपोज करें, तो आप फिर उसको उसका कोटेशन दें और फिर उसको जो है वो आप करें, काउंटर करें, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन रेलेवेंट जरूर होना चाहिए, रेलेवेंट नहीं होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ये रेफरेंसेस इस तरीके से आपकी हो सकती है, मैक्सिमम दें, कोई उसकी लिमिट नहीं है, कम से कम आपकी 10 होनी चाहिए 100 मार्क्स वाले ऐसे में, ठीक है। तो फिर आपके इंशाल्लाह 45-40 मार्क्स आपकी आसानी से आ जाएंगे, बड़ी इजीली। ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स भी हैं, तो हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे के लिए। तो इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब आपको शिंजा ने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब आ गया, बाकियों का भी आ गया। नहीं सॉरी, शिंजा का है सर कोटेशन एक ऐसे में कितनी, हाँ मैंने बता दिया ना, कोटेशन या रेफरेंसेस सेम बात है, ये आपके 10 आपकी हो सकती हैं एटलीस्ट, बाकी ज्यादा आप जितने लगाएंगे उतना अच्छा है, 15 तक लगाएं तो भी अच्छा है। इतने रेफरेंसेस कहाँ से मिलेंगे एक ही टॉपिक के? देखिए आप रेफरेंसेस की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने किताबें लिख रखी हैं,
एक एक टॉपिक के ऊपर लाखों किताबें हैं। एक एक मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच जनरल था, एम्परर था, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट जनरल, जो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। उसके ऊपर 8 लाख से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, उसके दौर के ऊपर या उसके ऊपर। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक पर्सनालिटी के ऊपर 8 लाख से ज्यादा किताबें हैं। तो आप हर एक किताब से एक रेफरेंस भी निकालेंगे ना, तो 8 लाख आपके पास रेफरेंसेस होंगी। मैं आपको सिर्फ 10 रेफरेंसेस कह रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि 10 रेफरेंसेस कहाँ से आएंगे। तो किताबें भरी पड़ी हैं, एक किताब से आप मल्टीपल 2-3 भी निकाल सकते हैं डिफरेंट किस्म की, या फिर आप मुख्तलिफ किताबों से निकालें, आर्टिकल से निकालें। ये जो राइटर्स हैं बड़े बड़े, डॉन या जीजीएस में लिखते हैं, दी नेशन में लिखते हैं, या किसी आपने फॉर एग्जाम्पल वीडियो के अंदर भी, वीडियो टॉक के अंदर भी आपने किसी एक्सपर्ट को सुना है। याद रखिएगा कि कंट्रोवर्शियल ना हो एक्सपर्ट, अगर आप उसको सपोर्ट करें। अगर आर्ग्यू कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें कंट्रोवर्शियल आ जाते हैं लोग, लेकिन आप अगर सपोर्ट अपना अपना आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपके कंट्रोवर्शियल लोग नहीं होने चाहिए। यानी आप ये परवेज उदवाई जैसे बंदे को आपने कोट नहीं करना है, या आपके ये जो कौन सा तारिक फातेह था आई थिंक, जो इस्लाम के खिलाफ बहुत बात करता है, वो या हुसैन हुक्कानी के बुक में से आपने निकाल दिया, या आयशा सिद्दीका के बुक से। तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। ये आपके जनरल्स भी होते हैं जो आपके सीएसएस पेपर्स चेक कर रहे होते हैं, जनरल्स, या फिर रिटायर्ड आर्मी, रिटायर्ड ज्यादातर तो रिटायर्ड, बाकी सर्विंग के पास तो टाइम नहीं होता। लेकिन एफपीएससी के अंदर भी आपको पता है कि वो कभी कभार कैप्टन रिटायर्ड लगा देते हैं, या मिलिट्री, फॉर्मर मिलिट्री पर्सन होता है उसके आपके बोर्ड के अंदर भी लोग होते हैं। तो उनका ख्याल जरूर होता है कि एंटी मिलिट्री कोई बात ना हो। अब आयशा सिद्दीका की जब मैंने बात की है, या हुसैन हक्कानी की, तो ये एंटी मिलिट्री लोग हैं। इन तरह के लोगों की बात आपने नहीं करनी। इवन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को भी अवॉइड करें। आप इमरान खान की आप कोशिश करें कि ना करें कोई कोटेशन यूज, या नवाज शरीफ की ना करें, या मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक दोस्त बता रहा था, मतलब काफी टाइम, 1-1.5 साल पहले, उसने बताया कि एक सीएसएस का एस्पिरेंट है जो कि नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर रहा है, क्योंकि उसने किसी एकेडमी में किसी टीचर ने कहा था कि आप लोग करंट अफेयर का जर्नल बनाएं, तो जर्नल बना रहा था। और जनरल में उसने क्या किया कि नवाज शरीफ की डेली, जो उस जमाने में, वो 2017 की बात है, कि जब वो उसको निकाला गया था, क्यों निकाला गया, तो उस तरह की जो भी वो डेली जलसे करता था, तो वो सारी स्टेटमेंट्स लिखता था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यार प्लीज उसको समझाओ कि ये काम नहीं आनी चीजें, और एक भी काम नहीं आएगी। और पॉलिटिक्स तो वैसे भी नहीं पूछते। तो इसको आपने, जी फखरुन्निसा, मैं ऐसे चेक करता हूँ, मैं खुद चेक करता हूँ, क्योंकि आई एम अ न्यूज़ एडिटर। मैं फॉर्मर या सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के, जनरल्स के, हम हमारे पास आते हैं, या एकेडमिक्स के, या बाकी इकोनॉमिस्ट वगैरह के आते हैं हमारे पास एडिटोरियल्स या ओपिनियन आर्टिकल्स। तो जीवीएस के लिए लिखते हैं। अब जीवीएस के लिए लिखते हैं तो फिर मैं भी उसको कर रहा होता हूँ, एडिट कर रहा होता हूँ, उसकी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या कोई आर्गुमेंट ऐसा हो, मतलब स्क्रूटनी होती है उसका, हमारा पूरा प्रोसीजर है। कभी आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम चेक करते हैं। तो वो चीज़, और फिर टाइटल लगाना, सब टाइटल और हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो जब चेक मैं कर रहा हूँ 2-2.5-3 सालों से, जब अगर मैं ये कर रहा हूँ काम, तो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है प्रूफ रीडिंग में। बल्कि सीएसएस का भी 1-1.5 साल से मैं चेक कर रहा हूँ। पिछले मार्च से मैं सीएसएस के स्टूडेंट्स को चेक कर रहा हूँ, मैं असेसमेंट्स कर रहा हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे कहते हैं कि सर आपकी स्पेशलिटी ही यही है कि आप एवेल्यूएशन बड़ी अच्छी करवाते हैं, और उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। मैं आपके साथ फीडबैक भी उनका शेयर करूंगा अगर मुझे याद रहा। बहरहाल, तो इंट्रोडक्शन के ऊपर हम वापस आते हैं, देखते हैं कोई और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शहबाज का आ गया और शंजा का भी आ गया। हाँ, कोटेशन और रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिए 10 करने हैं, और ये आपका शहबाज भाई आपके आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिसर्च करना अगर आप बोलेंगे तो एक लेक्चर उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा, या हो सकता है कि मैं वीडियो बना लूँ और आप उसकी लिंक में आपको शेयर कर दूं कि रिसर्च कैसे करनी है ऐसे। तो इंट्रोडक्शन
जो है उसके अंदर देखो, इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। इंट्रोडक्शन में आप एक चीज ये कर सकते हो कि शुरू में आपने थीसिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा, डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा कि थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका पूरे ऐसे के टॉपिक को लेकर ओपिनियन क्या है, स्टांस क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आपका झुकाव है, ओपिनियन, क्लेम वगैरह, ये सारी चीजें थीसिस स्टेटमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आपका ये ठीक है ना, तो ऐसे आप बड़ा इजीली लिख पाते हैं और एग्जामिनर भी आपको जो है वो पास कर देता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का तो थीसिस स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, तो फिर तो उनको 0 मिलता है या 2 मार्क्स मिलती हैं। बहरहाल, तो इंट्रोडक्शन में आप पहला तरीका ये कि आप थीसिस स्टेटमेंट पहले लिखें। ठीक है, उसके बाद आप फिर एक्सप्लेनेशन दें थीसिस स्टेटमेंट की, ये जो कि रिलेटेड है, दोनों चीज़ें रिलेटेड है। अगर थीसिस स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद आप प्रीव्यू दे दें, और हाँ ठीक है, प्रीव्यू के अंदर जो है वो आपके सॉल्यूशन भी इंक्लूड हो सकते हैं या रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ऐसे, क्योंकि अब फार्मूला में आपको ऐसा नहीं बता सकता कि हर वन साइज फिट ऑल नहीं बता सकता है, एक एक ऐसा फॉर्मूला नहीं बता सकता कि हर जगह पे फिट हो जाए। तो इसलिए मैं प्रीव्यू के अंदर आपको बता रहा हूँ कि कॉजेज भी हो सकते हैं, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, डेफिन सॉल्यूशन और यहाँ रिकमेंडेशन भी हो सकते हैं। तो एक तरीका ये सीरीज में आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आप लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थीसिस स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रजी आबिदी साहब का शायद आपने नाम सुना होगा, बड़े सीनियर CSS मेंटोर हैं, अभी तो नहीं पढ़ाते। लाहौर में जो है वो ज़्यादातर लोग उन्हीं के पास जाते थे और पास भी होते थे काफ़ी लोग। और वो CSS के फिर बाद में एग्जामिनर भी बने, यानी FPSC ने उनको हायर भी किया था, फिर उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था। काफी सालों तक वो पेपर्स भी चेक करते रहे, एसे का पेपर चेक करते थे ज्यादातर। तो एसे के हवाले से वो ये कहते हैं कि आप थीसिस स्टेटमेंट जो है वो शुरू शुरू में लिखें। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है आप थीसिस स्टेटमेंट उसी पहली वाली लाइंस में लिखते हैं। अब जब 20 मार्क्स का ऐसे 20 मार्क्स का जो सवाल आता है आके करंट अफेयर्स IR वगैरह में, तो उसके अंदर भी यही करना होता है आपको कि पहले पहले आपने अपना आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, मेन आर्ग्यूमेंट आपके पूरे सवाल को लेके, थीसिस स्टेटमेंट आपके शुरू शुरू में लिखना होता है। स्टूडेंट समझते कि इंट्रोडक्शन का मतलब है जनरल सी बातें लिखना, लेकिन जनरल सी बातें नहीं होती, इसमें स्पेसिफिक बातें होती हैं। अच्छा, तो थीसिस स्टेटमेंट आप अपना स्पेसिफिक व्यू पॉइंट देते हैं। एग्जाम्पल ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन मिथ और रियलिटी, अब आपने दोनों में से कोई एक वो लेना है व्यू पॉइंट कि क्या ये, एक सेकंड, क्या आप क्या समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मिथ है, झूठ है, या फिर रियलिटी है? ठीक है, तो ये आपको समझना है कि लिखना क्या है। आपने लिखना है कि एक साइड पे लिखना है, या तो आप कहेंगे कि रियलिटी है ग्लोबलाइजेशन, फिर आप उसको पूरे ऐसे के अंदर लेके चलेंगे कि रियलिटी क्यों क्यों है, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे, बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, 10 12 15 20 आर्ग्यूमेंट्स आप लिखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन मिथ है, झूठ है, और उसकी वजह ये है, 10 12 15 आपके 20 पैराग्राफ्स यहाँ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो दोनों में से एक पॉइंट आप लेते हैं, यही थीसिस पॉइंट होता है स्टेटमेंट। अब ये नहीं कह सकते कि आप कहें कि शायद ये कुछ तरह से ये मिथ भी है, कुछ तरह से ये रियलिटी भी है, ये आप नहीं कर सकते। इससे आप शो होता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। और ऐसे का जो पर्पस होता है, स्टेटमेंट होती है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था
कि ऐसे के अंदर आप बड़े क्लियर होने चाहिए अपने व्यू पॉइंट को लेके, अपने ओपिनियन को लेके। अगर आप समझते हैं सीपेक अच्छा है तो आप लिखें कि अच्छा है और उसकी वजह दें। फिर ये ना लिखें कि ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स ऐसे आया था और मैं उसमें पास हुआ था, 2021 का मैंने दिया था। बाकी सारे सब्जेक्ट भी पास थे, लेकिन आई कुडंट क्वालिफाई बिकॉज़ ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स। तो वो मैंने ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स लिखा था, तो मैंने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है। तो मैंने सारे प्रोज लिखे, फिर मैंने कॉन्स लिखे, तो सारे कॉन्स को मैंने रिफ्यूट किया। मैंने कहा, मैंने उनको काउंटर आर्गुमेंट दिया। मैंने कहा ये जो क्लेम है ये गलत है, ये कौन जो ये बताते हैं लोग कि ये कौन है, तो ये गलत कौन है, ये इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो आपने भी यही करना है कि एक साइड पे रहना है और आपने उसको सपोर्ट करना है, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना है पूरा तरीके से। ये होता है थीसिस स्टेटमेंट कि आपने शुरू वाली जो ऐसे के शुरू में 2-3 लाइंस लिखते हैं, तो उस ऐसे के शुरू वाली लाइंस में आपने बताना है कि आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में, फेवर में हैं या अगेंस्ट में, फॉर हिम में हैं या अगेंस्ट में हैं। ग्लोबलाइजेशन के फेवर में तो बताएं कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है और उसकी 2-3 मेन वजूहात बताएं, क्योंकि ऐसे के अंदर तो 15-20 आप आर्गुमेंट्स देंगे ना, लेकिन उसमें आपने मेन 2-3 वजह बतानी है। अब फॉर एग्जांपल जेंडर के ऊपर आए कि जेंडर गैप रियलिटी है या मिथ है, तो आपने फिर बताना है कि जेंडर गैप है वाकई, और जेंडर इनइक्वालिटी है और उसकी वजह यही है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है तो उसकी वजह ये है। अगर आप कहते हैं एनर्जी क्राइसिस है, तो आप बताएं कि इस तरीके से एनर्जी क्राइसिस है। आप को बड़ा क्लियरली आर्ग्यू करना पड़ेगा, 2-3 मेन चीजें आपकी थीसिस स्टेटमेंट के साथ आएंगी, और यही आपका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो थीसिस स्टेटमेंट के साथ ही आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, यानी थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, बताएंगे कि ये रीजंस हैं, लेकिन सारे रीजंस आप नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइमेट चेंज आपने लिखा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इस तरीके से होता है, वो कॉजेज एंड सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो कॉजेज फॉर एग्जाम्पल आप 10 आपने कॉजेज लिखे, 10 सॉल्यूशंस लिखे हैं अपने पैराग्राफ में। तो थीसिस स्टेटमेंट में या इंट्रोडक्शन में आप 10 के 10 कॉजेज और 10 के 10 सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ 2-3 या 1-2 आप कॉजेज मेन लिखेंगे, 1-2 मेन सॉल्यूशंस लिखेंगे, इस तरीके से आपका आएगा। और यही आपका प्रीव्यू भी होता है कि कॉजेज या सॉल्यूशन भी आपके इंट्रोडक्शन में जो 1-2 आप देते हैं ना, तो वो उसी इंट्रोडक्शन में आपके आता है, लेकिन एंड वाली लाइंस में आप दें तो अच्छा है। तो सीक्वेंस कोई भी हो सकती है इंट्रोडक्शन के अंदर की, लेकिन एक सीक्वेंस का मैंने तरीका आपको ये बताया कि शुरू में आपका थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, और ये सिंपल और इजी है, सेफ भी है। लेकिन आपको अगर यूनिक आप रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं एग्जामिनर इम्प्रेस हो, तो फिर दूसरा जो तरीका है जो कि मैं हमेशा करता हूँ, वो ये होता है कि आप अटेंशन कैचर लिखें। अटेंशन कैचर ये क्लास 5 मिनट के अंदर खत्म होगी और इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूसडे को पढ़ेंगे, ठीक है। 7:15 क्लास होगी। बाकी आप असेसमेंट वगैरह करवाना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 0332591946, ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। सिर्फ व्हाट्सएप पे आप ये मैसेज करें, कोई प्रॉब्लम हो या कोई और आप लेक्चर्स वगैरह लेना चाहते हैं पेड, और असाइनमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी। तो इंट्रोडक्शन का जो दूसरा तरीका है वो ये कि अटेंशन कैचर आप के साथ आप शुरू कर सकते हैं। अटेंशन कैचर क्या होता है? देखिए तनवीर भाई, रिसर्च कैसे करनी है ये आज के लेक्चर में तो नहीं हो सकता। वी हैव ओनली 4-5 मिनट्स लेफ्ट। ये हम किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन हम मैं इंशाल्लाह इसी सेशन, फ्री राइटिंग सेशन के अंदर ही मैं किसी लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तो अटेंशन कैचर आपका किस तरीके का हो सकता है? अटेंशन कैचर होता क्या है? अटेंशन कैचर ये होता है कि आप पढ़ने वाले को शुरू में ही हुक देते हैं, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप करवाते हैं। और वो किस तरीके से हो सकता है? एक तरीका होता है कि आप एनेक्डोट दें। एनेक्डोट का मतलब होता है कहानी।
कहानी फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शन से भी हो सकती है। आप अगर किताब ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो बढ़िया आपके पास कहानियाँ होंगी, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का बुक है 1984 या एनिमल फार्म्स, ये बुक्स हैं, वहाँ से आप काफ़ी कहानियाँ निकाल सकते हैं। या गॉडफादर का जो वो है नॉवेल्स हैं, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, या दोस्तोयेव्स्की के हैं नॉवेल्स हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। कई कई राइटर्स हैं, आप वहाँ से उठा सकते हैं। कोई भी कहानी जो रिलेटेड हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं, या सर्विलेंस के ऊपर आ जाती है, जर्नलिज्म के ऊपर आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाती है, तो जॉर्ज ऑरवेल के अंदर आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी। वो छोटी-छोटी समराइज़ करके कहानी लिख दें शुरू-शुरू में, और उसको कनेक्ट कर दें अपने टॉपिक के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, उसके ऊपर ऐसे आता है, किसके ऊपर मैं मिसाल अभी सोचने की कोशिश करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर फॉर या वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे आ जाता है। वाटर क्राइसिस पे फिर आप कोई कहानी बता दें कि थर में इस तरीके से लोग जो हैं वो पानी ना होने की वजह से, ड्राउट की वजह से मर गए। इस तरह की थोड़ी इमोशनल, थोड़ा आपको मैंने तो बड़ा सिंपल कहानी बता दी कि इस तरह की कहानी आप कहेंगे। राबिया पूछते हैं, सर आई एम न्यू हियर, आपके पहले वाले लेक्चर भी मिल सकते हैं? जी जी, प्लेलिस्ट मौजूद है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट को ऑटो अपडेट कर देता हूँ मैं हमेशा। जब भी रिकॉर्डिंग खत्म होती है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, और वो उस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, यानी सारी रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद है। तो एनेक्डोट का मतलब होता है कहानी। कहानी आप कहीं से भी उठाएं और वहाँ पे आप रिलेटेड लिखते हैं। ये कुछ मैंने मिसालें आपको दी। एनेक्डोट हो सकता है अटेंशन कैचर। दूसरा अटेंशन कैचर का तरीका हो सकता है कि आप क्वेश्चन पूछें, जो कि बड़ा इफेक्टिव मेथड है। आप पूछ सकते हैं, क्या दुनिया में 70% पानी है, क्या हम उसको पी सकते हैं, नहीं पी सकते? इस तरह के क्वेश्चन। फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना पानी है, पाकिस्तान में क्या हम पूरा पानी इस्तेमाल करते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन आप, मतलब क्यूरियोसिटी रेज करने के लिए। क्रिएटिविटी आपके पास जितनी होगी उतना आप अच्छा करेंगे। क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोटेशन रिलेटेड कोटेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोटेशन आपका हो गया, जैसे कि डेमोक्रेसी के ऊपर वो अब्राहम लिंकन वाला, बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट, बच्चे लिखते हैं चौथी पांचवी क्लास के, तो वो आप अवॉइड करें। उसके अलावा कोई जनरल स्टेटमेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, जनरल टू स्पेसिफिक बात भी हो सकती है, जो कि मैं कोई खास अच्छा इसको समझता नहीं हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं अटेंशन कैचर के। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई जनरल से बातें करें। आप कहेंगे सारे प्लैनेट्स में सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में इस अर्थ के ऊपर पानी है, और अर्थ के ऊपर भी इतना जो है वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रेश वाटर इतना है, और इस तरीके से आप स्पेसिफिक बात पे ले आएंगे। फिर आप कहेंगे वाटर क्राइसिस है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन का तरीका हो गया। बाकी इंट्रोडक्शन को रिवाइज हम नेक्स्ट वीक करेंगे। वी हैव ओनली लेस देन अ मिनट फॉर दिस क्लास। ये क्लास खत्म हो जाएगी, आज का लेक्चर आज खत्म होता है। 8 बजे मेरी दूसरी क्लास है, अदरवाइज वी कुड हैव कंटिन्यूड दिस। और इंशाल्लाह फिर असाइनमेंट जो है वो मैं आपको उसके अंदर दे देता हूँ, व्हाट्सएप्स के अंदर।